और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है चंपावत से। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा क्षेत्र चंपावत दौरा उनका है। कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। जनमानस से करेंगे भेंट और संवाद। क्षेत्र के विकास सहित कई विषयों पर चर्चा होने वाली है। भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की भी समीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई, जहां पर वो आज अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनमानस से भेंट संवाद करेंगे और बारिश से जो नुकसान हुआ है उसके बारे में भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। मैं सीमांत क्षेत्र चंपावत के पूरे जनपद के लोगों के साथ मिलूंगा, वहाँ अधिकारियों से भी वार्ता करूंगा और जो वहाँ विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अन्य जरूरतें हैं, सीमांत क्षेत्र है, उन सभी पर। और जो बरसात के बाद काफ़ी सारी जगह पर टूट फूट हो गई है। नेशनल हाईवे जो पिथौरागढ़ और टनकपुर का है, उस पर कनेक्टिविटी की भी कुछ समस्या है। साथ में बार बार भूस्खलन होता है। उन संबंध में भी चर्चा होनी है और आगे का जो रोड मैप है और जो कनेक्टिविटी है उस रोड पर काफ़ी कम है, उसके लिए मैंने पहले भी वहाँ जो हमारे जिलाधिकारी उनको कहा है, उसको फिर से नए सिरे से देखेंगे। और वाइब्रेंट विलेज जो कि नेपाल सीमा से लगे हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा होगी। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है केदारनाथ से। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर यह खबर है जो केदारनाथ से सामने आ रही है। केदारनाथ से आपको बता दें कि MI-17 की मदद से लाया जा रहा क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर नदी में गिरा। हवा में संतुलन बिगड़ने के कारण क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की वायर टूटी है। वायर टूटने से क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। हादसे में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। MI-17 भी पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर को लाने में MI-17 होने लगा था डिसबैलेंस, राहुल चौबे ने बताया है, जो कि पर्यटन अधिकारी हैं। खतरे को भांपते हुए MI-17 के पायलट ने खालिस्तान पर क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर को ड्रॉप किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक क्रिस्टल हेलीकॉप्टर केदारनाथ में क्षतिग्रस्त होकर नदी में गिर गया और हवा का संतुलन बिगड़ने के कारण क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की वायर टूटी थी। वायर टूटने से क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। हादसे में किसी भी प्रकार की नुकसान की फिलहाल सूचना नहीं है। एक तरीके से कहा जाए तो पायलट की सूझबूझ से किसी भी तरीके का बड़ा नुकसान होने से बचाया गया। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा केस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहां पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, सवाल ये जो भयावह तस्वीरें दिख रही है, ये जो क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर गिरने की तस्वीरें हैं, ये कैसे हादसा हुआ, क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी दीजिए। हाँ ज्योति, जो क्रिस्टल हेलीकॉप्टर आप देख रहे होंगे, जो M-17 हेलीकॉप्टर नीचे से वायर डाल के इसको लेके आ रहा था। आज सुबह की घटना है ये। M-17 जो इसको लेके आता है कि ये खराब हो गया था, इसको लेके आता, लेकिन जब M-17 इसको लेके आ रहा था, जो अगर हम बात करें, जो पर्यटन अधिकारी है उसने जो पूरी हमें जानकारी दी है, उसका यही कहना था कि जब ये लेके आ रहा था इस हेलीकॉप्टर्स को, तो कहीं ना कहीं M-17 का जो डिसबैलेंस है वो कहीं ना कहीं खराब होता दिखाई दे रहा था उसके पायलट को,
एक तरह से ऊपर हवा में जो था M17 में टकरा रहा था, क्योंकि नीचे कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर था वो उससे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही थी। उसने कहा कोई ये ना हो कोई इससे बड़ी कैजुअल्टी वो यहाँ पर हो जाए, कहीं M17 में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि M17 बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर होता है और जो उसको लेके आता है उसको उसने सावधानी से पहले तो आप उस हेलीकॉप्टर को वो नीचे लेके आया कि जिससे अगर मैं कहीं ऊपर से अगर इतनी हाइट से कहीं इस हेलीकॉप्टर को मैं छोड़ूंगा जो खराब है, ये वायर से लटका हुआ है, अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, नीचे कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो बड़ी समझदारी से उसने ये काम किया, उसको वो नीचे लेके आया अपने करार करके। जब नीचे लेके आया तब उसने उस हेलीकॉप्टर को वायर को वहां करा और नीचे गया। तो कुल मिला के एक सुरक्षित तरीके से उसने जो बताया जा रहा है कि वहां पर उतारा, कोई उसको ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो हेलीकॉप्टर था वो काफी डैमेज हो गया है, पर M17 को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं हुआ। बड़ी सूझबूझ से अगर वो इस प्रकार के नहीं कदम उठाता या इस प्रकार का उसको नहीं करता तो कहीं ना कहीं M17 में जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स उनको दिखाई दे रही थी, कहीं एक बहुत बड़ा हादसा फिर M17 के हो सकता था। बड़ी सूझबूझ से उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को नीचे जब आके सुरक्षित स्थान पे उसको करा, भले ही सुरक्षित स्थान था पर वो हेलीकॉप्टर काफी डैमेज हो गया। देख रहे हो कैसे उसकी स्थिति हुई, क्योंकि जब अपनी हाइट से कोई चीज गिरती है तो कितना नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर कहीं कोई ऐसी नीचे कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई ऐसी जनमानस नहीं था, वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी और M17 भी पूरी तरह से सुरक्षित है। पर वो जो हेलीकॉप्टर जो था, जो क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर को जो लेके जो था उसका कहीं ना कहीं और डैमेज हो गया। तो कुल मिला के कहें बड़ी सावधानी से उसने इस हादसे को रोकने का प्रयास किया कि M17 में कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। देख सकते हैं तस्वीरों में भी कितनी सावधानी तरीके से इसको गिराया गया नीचे, लेकिन सवाल ये है कि ये कहां से कहां लाया जा रहा था, क्या कारण था इसके क्षतिग्रस्त होने का, ये भी कुछ सवाल मन में आते हैं। ना से ऊपर की बात है, ये पीछे हेलीकॉप्टर तो पिस्टल था, ये खराब हो गया था, कहीं क्षतिग्रस्त हो गया था और काफी टाइम से वहां पर पड़ा हुआ था, पर इसको ले जाना था अन्य स्थान पर जहां उसका सुचारू हो सके। पर जब M17 भी आपको जानते हैं काफी VIP हेलीकॉप्टर है, काफी बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, क्योंकि हम देखते हैं जितना भी VIP मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति का मूवमेंट हो देखने को मिलता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का होता है या अन्य बड़ा VIP जाता है, तो वो M17 में ही उसके लिए उसमें जाते हैं। तो इसलिए M17 को यहाँ पर लाया गया कि ताकि, क्योंकि वो हेलीकॉप्टरों को लेके जब आएंगे काफी उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसको उठाया तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस होगा, तो ऐसा लगता है कि सूझबूझ यहाँ पर काम आई पायलट की और ये जो बड़ा हादसा होने की संभावना थी उसको टाला जा सका। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित उड़ान संबुल संगठन धनिया खान की वार्षिक बैठक हुई है। डीडीहाट विकासखंड ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने महिलाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बबीता चुफाल ने कहा कि समूह के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ महिलाएं स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं और स्थानीय उत्पादों को भी बाजार मिल रहा है। बैठक में 200 से अधिक महिलाएं जो हैं उपस्थित रही। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पिछले 20 वर्षों से माल रोड पर पटरी व्यवसाय कर उसके अपने परिवारों का भरण पोषण करने वाले पटरी व्यवसायियों को प्रशासन द्वारा माल रोड से हटा दिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद माल रोड पर पटरी लगाने वाले लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जिसके चलते पटरी व्यापारियों द्वारा पिछले 3 दिनों से शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पटरी व्यापारियों का मामले में कहना है कि उनके परिवार का भरण पोषण का जो मुख्य जरिया है वो पटरी लगाकर व्यापार
कर किया जाता है, लेकिन बीते 3 महीने पहले प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर अब संकट मंडरा रहा है। लगभग 100 लोगों को माल रोड से हटा दिया गया, जिसके बाद से मजबूरन उन्हें शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी सक्षम अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया है। राज्य आंदोलनकारी और अगली खबर अब गढ़वाल से है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े गोली चलने की खबर सामने आई है। तो बड़ी जानकारी आपको नई टिहरी से दे दे, जहां पर बौराड़ी बाजार में दिन दहाड़े गोली चलने की यह खबर है। देवेंद्र गुर्जर ने ऑटोमोबाइल कंपनी के मैनेजर रजत अरोड़ा पर गोली चलाई है। मैनेजर ने दूसरी दुकान में भागकर अपनी जान बचाई है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के माध्यम से कई सबूत भी जुटाए हैं। एडिशनल एसपी जेआर जोशी ने मामले में खुलासा किया है। आरोपी से 315 बोर का तमंचा और कारतूस का खोखा बरामद किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं टिहरी से, टिहरी गढ़वाल से, जहां पर बौराड़ी बाजार में दिन दहाड़े गोलियां चली हैं। रजत अरोड़ा मैनेजर बताए जा रहे हैं ऑटोमोबाइल कंपनी के, उन पर यह गोली चलाई गई है। पुलिस द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज और फोटो और अन्य लोगों से पूछताछ करते हुए अभियुक्त को कल देर शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये अभियुक्त राजस्थान का रहने वाला है। राजस्थान में जिला कुरोली, थाना नादोली, यहाँ का रहने वाला है और 19 वर्षीय है। इसका नाम देवेंद्र गुर्जर है। इनके पिताजी रामहान, सन ऑफ रामहान। तो इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। अभियुक्त के पास से तमंचा और एक खोखा राउंड जो है बरामद किया गया है। इसे रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में पेश। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर। तो ये बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से दे दें, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 14,88,000 की धोखाधड़ी का मामला ये सामने आया है। साइबर ठगों ने झांसा देकर ऑनलाइन वारदात को, इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पॉलिसी की किस्त जमा करने के नाम पर 3 साल तक होती रही धोखाधड़ी। ऑनलाइन दिए गए पॉलिसी के कागज फर्जी निकले। धोखाधड़ी होने पर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज करा के मुकदमा दर्ज भी कराया है। पुलिस ने मामले में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एसएसपी अजय सिंह ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जागरूकता को जरूरी बताया है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 14,88,000 की धोखाधड़ी ऋषिकेश में हुई है। ऑनलाइन लगातार जो पीड़ित है वो किस्त देता जा रहा था, लेकिन साइबर ठग जो है वो लगातार एक्टिव थे, जिसके चलते 14 लाख से ज्यादा की ठगी हुई। तो देखिए ऋषिकेश की ये खबर है। ऋषिकेश में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 14,88,000 की ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ ये पूरा ठगी का मामला है? लाखों रुपए की ठगी का मामला, वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर। लोग कैसे विश्वास करेंगे अब? बिल्कुल सही सवाल आपने ज्योति किया है। इस समय पर जो है साइबर ठग इतने शातिर हो गए हैं कि वो अलग अलग तरीके से जो है लोगों की जेबों से ऑनलाइन पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। पलक झपकते ही उनके खाते से लाखों रुपए की रकम जो है वो साफ हो रही है और सामने वाले को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। हालांकि इस मामले में जो है पुलिस है, साइबर सेल है, वो लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी ठग जो है अपने मंसूबों में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं और इसको लेकर से फिर से जागरूकता अभियान बेहतर तरीके से चलाए जाने की जरूरत है। इस समय जो मामला आया है वो ऋषिकेश के बापूग्राम क्षेत्र से सामने आया है, जहां पॉलिसी के नाम पर जो है बहुत बड़ी रकम ठगी गई है और ये रकम कोई एक बार में नहीं बल्कि 3 साल तक किस्तों के रूप में दी गई है। और पीड़ित को इसका बात का पता तब चला जब वो इंश्योरेंस के पेपर लेकर के देहरादून में जो है ऑफिस में गया और वहां उसको पता चला कि ये जो पेपर उसके पास मौजूद है वो नकली हैं।
ये जानकारी मिलने के बाद पीड़ित जो है परेशान हुआ और उसने ऑफिस वालों से बातचीत करके मशवरा करने के बाद जो है पुलिस को शिकायत दी है कि इस प्रकार से उसके साथ ऑनलाइन जो है 14,88,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई है पॉलिसी के नाम पे। अब पुलिस ने इस मामले में जो है मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है और जो साइबर क्रिमिनल है उनके खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित के अनुसार लगभग 14 लोगों के नाम से उसके पास कॉल रिकॉर्ड है, उनके पास बैंक खाते हैं जिसमें उसने एनएफटी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ऑनलाइन पेमेंट करी है। पुलिस अब इन सभी माध्यमों को चेक कर रही है कि ये पैसा किन किन लोगों के खाते में गया है और ये जो साइबर ठग ग्रुप है ये गिरोह कहाँ का है। तो उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि ज्यादातर ये जो गिरोह होते हैं वो उत्तराखंड के नहीं बल्कि यूपी, दिल्ली, एनसीआर आसपास भी नहीं होते, ये ज्यादातर आसाम और बिहार साइड में कहीं पे बैठे होते हैं। तो इन तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो भी ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जहां वो उनको भी लगता है कि वो अपने आप को सेफ बचा सकते हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में जिस प्रकार से अपनी विवेचना को शुरू किया है, उम्मीद लगाई जा सकती है कि पुलिस कुछ ना कुछ इसमें जो है पीड़ित को जरूर राहत देगी, चाहे वो अपराधियों तक पहुंचे, उनको पकड़े, चाहे रकम वसूली करे, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रयास होंगे। इसमें एसएसपी अजय सिंह ने उन्होंने लोगों को कहा है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले, जानकारी लेने से पहले संबंधित के कार्यालय में बातचीत जरूर कर लें। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो तब तक इसमें पेमेंट ना करें क्योंकि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के मामले लगातार जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पर विराम तभी लग सकता है जब लोग इसमें जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, तभी इसके अंदर काम बनेगा। तो पुलिस ने फिलहाल अपने जो सोशल मीडिया पेज है वहां पर टिप्स जारी करके जो है लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम जो है फिर से शुरू किया है जिससे कि लोग अवेयर हो सकें और इस प्रकार की धोखाधड़ी के जो शिकार होने से वो बच सके। ज्योति और दीपक, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो अब ऑनलाइन के नाम पर ठगी हो रही है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और ये पॉलिसी के नाम पर जो ठगी है, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पहले के समय में जब किसी तरीके का इंश्योरेंस होता था, या तो आप बैंक में जाओगे या तो कोई एजेंट आपके घर आकर के वो पैसा लेके जाएगा, बाकायदा आपको रसीद पहुंचाएगा। तो अब क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है तो ये ठगी के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो ताजा मामला आपने बताया तकरीबन 15 लाख का, क्या इसमें किसी बैंक के नाम का इस्तेमाल किया गया उन पॉलिसी वालों के द्वारा जो पॉलिसी दे रहे थे, जिन्होंने 3 साल तक उनसे लगातार पैसा लिया, किसी बैंक का नाम लिया, किसी ऐप के थ्रू? क्योंकि तमाम तरीके से आजकल पॉलिसी दी जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं इसमें पूरी जानकारी बता दूं आपको। जो पीड़ित है वो ऋषिकेश का रहने वाला है और उसने वर्ष 2013 में एक्सिस बैंक के माध्यम से जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से जो है अपना एक प्लान लिया था जो कि 6 साल तक के लिए था, जिसमें उसको हर प्लान साल की किस्त देनी थी 6 साल तक और उसकी मैच्योरिटी मिलनी थी 20 साल तक। तो 2013 के हिसाब से 2019 में जो है इसकी किस्त लास्ट होनी थी, लेकिन 2018 में ही ऑनलाइन जो है इनके पास कॉल आनी शुरू हो गई और ये बताया गया कि आपकी पॉलिसी के और अच्छे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं अगर आप इसमें जो है और भी ज्यादा किस्त देनी शुरू कर दे। तो पीड़ित ने जो है इस मामले में विश्वास कर लिया कि ऑनलाइन जो कॉल आई है वो बैंक या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की ओर से आई है और उसने जो है दूसरी पॉलिसी ऑनलाइन लेकर के उसमें किस्त देनी शुरू कर दी और इसके बारे में किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं करी, जबकि उसका फर्ज ये बनता था कि पहले वो या तो बैंक जाता या फिर वो कंपनी के ऑफिस में जाता तो वो इस ठगी का शिकार होने से बच जाता। बस उसने जो है विश्वास किया और लगातार जो है 3 साल तक किस्त देते रहे और जब उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने इस मामले में जो है ऑनलाइन जो नंबरों से कॉल आई थी वो सारे स्विच ऑफ दिखाई थी। फिर वो जो है देहरादून के कार्यालय में पहुंचे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, तो वहां जाके पता चला कि जो उनके पास दस्तावेज ऑनलाइन दिए गए हैं वो टोटल तरीके से फर्जी है। तब इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ और अगर उनको रकम की जरूरत नहीं पड़ती और वो कार्यालय नहीं जाते तो हो सकता था ये रकम की जो धोखाधड़ी हो रही थी ये और कई गुना ज्यादा हो जाती क्योंकि वो लगातार इसके अंदर किस्त देते रहते। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कि इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखी गई है। हालांकि उसके साथ फ्रॉड जो है बहुत बड़ा हुआ है। तो पुलिस का कहना यही है कि जब तक आप किसी भी ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो जब तक आप उसमें श्योर ना हो जाए तब तक ऐसा कदम ना उठाएं क्योंकि इस तरीके के मामले आते हैं तो बैंक भी खुद कहता है, बैंक कॉल करके आपको खुद कहता है कि आप किसी भी तरीके के पासवर्ड को, लिंक को या फिर बैंक के नाम से अगर आपको कॉल आता है तो आप यकीन ना करें। अगर कोई गुप्त चीज आपसे किसी भी तरीके से मांगी जाती है, कही जाती है, तो लोगों को बहुत सीख लेने की जरूरत है ऐसे मामलों से। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। ऋषिकेश से ही एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर अवैध निर्माण को लेकर यह खबर है। आपको बता दें, ऋषिकेश के गंगा विहार कॉलोनी गली नंबर 1 राधा स्वामी सत्संग भवन के साथ बने निर्माण को अभी भी ध्वस्त नहीं किया गया है। तो दिए गए शपथ पत्र के अनुसार ओटीएस के बाद 3 मंजिलों का 5 से 6 फुट तक ध्वस्तीकरण करना था। ध्वस्तीकरण को लेकर एमडीडीए ने तलवार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है
और अभी तक क्यों नहीं किया गया ध्वस्तीकरण, ये भी सवाल किया गया है। ध्वस्तीकरण न करने को लेकर उठ रहे हैं एमडीडीए पर सवाल। ध्वस्तीकरण को लेकर सीएम पोर्टल सहित एमडीडीए कार्यालय में कई लिखित शिकायतें दर्ज हैं। अभी तक शपथ पत्र का क्यों नहीं हो पाया अनुपालन, ये भी बड़ा सवाल है। शपथ पत्र होता है महत्वपूर्ण दस्तावेज, क्या कारण है कि तलवार के खिलाफ अभी तक नहीं हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई? क्या धनबल वालों के खिलाफ नियमानुसार नहीं होगी कोई कार्रवाई? झूठा शपथ पत्र देने पर एमडीडीए द्वारा कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा। और तलवार को दिए गए नोटिस पर अब एमडीडीए से बड़ी कार्रवाई का इंतजार सभी को है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस विषय में हम लगातार अपडेट दर्शकों को देते रहते हैं। ऋषिकेश में की गंगा विहार कॉलोनी का ये मामला है, जिसको लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय से पहले नोटिस दिया गया था कि अवैध निर्माण जो है उसके 5 से 6 फुट तक ध्वस्तीकरण होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके अभी तक किसी भी तरीके का ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, ये खबर हम बार बार अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लगातार ये हम भी मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आखिर कब तक ये सुनने को मिलेगा कि अभी भी ध्वस्तीकरण नहीं हुआ? कुछ उम्मीदें लग रही है इस मामले में? हाँ ज्योति, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी विडंबना है। कहा जाता है एक शपथ पत्र जो स्टाम्प पेपर कहा जाता है, उस पर नोटरी के साइन होते हैं, उस पर शपथ पत्र कहता है कि मैं विभाग को उन्होंने दिया है कि मैं शपथ करता हूं कि जो विभाग को उन्होंने लिख के दिया है कि मेरा आपने कंपाउंड कर दिया, सारी चीज हो गई, पर जो मेरा अवैध उसमें पार्ट बना हुआ है और जो मानचित्र कंपाउंड मानचित्र बाद आया है कि मुझे जो रेड लाइन का एरिया दिया गया है उसमें 5 से 6 फुट जो मुझे तोड़ना होगा, उसमें लिखा था कि मैं 30 दिन के अंदर इसका ध्वस्तीकरण सब अपने खर्च से कर दूंगा। हम शपथ पत्र भी लगातार स्क्रीन में दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण है? लगभग हम कहें तो 3 महीने हो चुके हैं और वो अभी तक ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि लगातार हमने जब खबरें चलाई हैं तो एमडीडीए ने नोटिस दिया है और उनसे पूछा है कि आपने अभी तक जो शपथ पत्र दिया था, जिसमें आपने शपथ पत्र में लिखा है कि मैं 30 दिन के अंदर ये जो एक्स्ट्रा बना हुआ है जिसका कंपाउंड नहीं हुआ, उस हिस्से को मैं खुद अपने स्वयं खर्चे से ध्वस्तीकरण करूंगा, लेकिन आज तक अभी तक नहीं किया। अब यही देखना है कि जब नोटिस भी दे दिया गया है और अभी तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी है, क्या कार्रवाई करती है, और या ये इतना बड़ा धन बल वाला आदमी है, कहीं छोटा आदमी होता, कुछ होता तो अभी तक मुझे लगता है बुलडोजर जाके कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करते हैं, एमडीडीए उस पर कार्रवाई कर चुका होता। लेकिन क्या ऐसा कारण है, ऐसा क्या धन बल से वो अभी तक रुका पड़ा है? और लगातार उसके खिलाफ शिकायतें आ रही है। सीएम पोर्टल में भी लगातार शिकायतें गई हैं, लिखित भी वहां पर दी गई हैं। अब यही देखना उन लिखित शिकायतों पे कब तक इस पे कार्रवाई होती है। नहीं तो इससे खिलाफ माने जो शपथ पत्र जो है, जो उन्होंने स्वयं लिख के दिया कि मैं अपने स्वयं खर्च तोड़ लूंगा, उस शपथ पत्र को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जाया जाएगा। फिर जो माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन होगा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एमडीडीए को बहुत बड़ी कार्रवाई करनी होगी। तो यही लगातार हम बता रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से पहले ही, ना जाने से पहले ही इस पे जो कार्रवाई जो स्वयं उसने कहा है शपथ पत्र देकर कि मैं जो आगे का हिस्सा है जो गलत बना हुआ है उसको मैं स्वयं तोड़ लूंगा, लगातार उसकी शिकायतें जारी है, लगातार हेल्पलाइन में जा रहा है। अब वही देखना है जो कि एमडीडीए इस पर बड़ी कार्रवाई कब करता है और कब उसको जो नोटिस दिया है उसके खिलाफ कब कार्रवाई होती है, क्या उसका जवाब होता है, ये अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम यही देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा धन बन वाला है जो शपथ पत्र देने के बाद, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अगर हमने कहीं झूठा शपथ पत्र दिया तो उसमें हमें बहुत कई धाराएं भी लगती हैं और उसमें एक आपराधिक केस भी बनता है और उसमें सजा का प्रावधान भी है। अब यही देखना है कि झूठे पत्र पत्र इस धन बल वाले पर कब कार्रवाई होगी और कब विभाग कार्रवाई करेगा, इसका हमें अब बहुत बड़ा इंतजार है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत है, पर आप